इस कहानी की संगीत शुरुआत 1654 में अटलांटिक ओशन से होती है, जहां एक शिप समुद्र में डूब रहा होता है और उसके साथ एक बहुत ही खास बॉक्स भी समुद्र की गहराई में डूब जाता है। इसके बाद सीन कट होकर सितंबर 2009 में शिफ्ट हो जाता है, जहां संगीत कुछ लोग उसी डूबे हुए शिप को खोजने आए होते हैं। उन्हें शिप के अंदर कई कीमती खजाने मिल जाते हैं। इस शिप को खोजने वाला व्यक्ति वॉल्टर होता है, लेकिन वॉल्टर की टीम अभी भी समुद्र में तलाश करती रहती है, क्योंकि उन्हें वो खास बॉक्स वो अभी तक नहीं मिला होता। कई घंटों तक ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें वो खास बॉक्स भी मिल जाता है। इसके बाद हमें जेम्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो वॉल्टर का दोस्त और उसका बिजनेस पार्टनर भी होता है। दोनों इस कामयाबी से बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी स्पेन की पुलिस वहां पहुंच जाती है और वॉल्टर के साथ साथ उसके शिप को भी अपने कब्जे में ले लेती है। इसके बाद सीन कोर्ट रूम में शिफ्ट हो जाता है। वहां पता चलता है कि वॉल्टर ने उस शिप को ढूंढने के लिए स्पेन गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली थी, क्योंकि वो शिप स्पेन की सीमा के पास डूबा था। इसी वजह से स्पेन गवर्नमेंट फैसला करती है कि शिप से मिले सारे कीमती खजाने स्पेन में ही रखे जाएंगे। इसके बाद वॉल्टर मार्गरेट नाम की एक लेडी से बात करता है। असल में वॉल्टर और मार्गरेट दोनों इंग्लैंड के रहने वाले होते हैं और मार्गरेट इंग्लैंड गवर्नमेंट में ऑफिसर होती है। अब तक इंग्लैंड गवर्नमेंट वॉल्टर की इस ट्रेजर हंट में उसकी पूरी मदद कर रही थी, लेकिन स्पेन गवर्नमेंट का सपोर्ट न मिलने की वजह से वॉल्टर के हाथ से पूरा खजाना निकल जाता है। अगले सीन में मिलिट्री उस खजाने को बैंक ऑफ स्पेन लेकर आती है। इस बैंक के सिक्योरिटी हेड का नाम गुस्तावो होता है। इसके बाद उस खजाने को बैंक ऑफ स्पेन के अंदर पूरी सिक्योरिटी के साथ रख दिया जाता है। फिर सीन एक साल आगे यानी 2010 में शिफ्ट हो जाता है, जहां हमें थॉम नाम का एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का दिखाई देता है। उसने हाल ही में हाई लेवल इंजीनियरिंग पूरी की होती है। इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज उसे जॉब ऑफर देती हैं और बहुत बड़ी सैलरी देने का वादा भी करती हैं, लेकिन थॉम उन सभी ऑफर्स को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे बाकी लोगों की तरह कोई नॉर्मल जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसी वजह से थॉम के पापा भी हमेशा परेशान रहते हैं। वो बार बार थॉम से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपनी जिंदगी में क्या करना है ये तय कर लो। लेकिन तभी थॉम के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, बाहर आ जाओ। थॉम समझ नहीं पाता कि यह मैसेज किसने भेजा है। फिर भी वो बाहर चला जाता है। बाहर आते ही एक आदमी उसे एक कोट पहनाता है। उस कोट के अंदर एक एड्रेस लिखा होता है, जहां थॉम को पहुंचना होता है। जब थॉम उस जगह पहुंचता है तो वहां एक पार्टी चल रही होती है। वो सोचने लगता है कि आखिर उसे यहां किसने बुलाया है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे थोड़ा आगे ले जाती है। वहां वो एक आदमी से बात करने का नाटक करते हुए चुपचाप उसका वॉलेट चुरा लेती है। इसके बाद थॉम उससे पूछता है, तुमने मेरा वॉलेट क्यों चुराया? लड़की जवाब देती है, मेरे पास कोई वॉलेट नहीं है। लेकिन तभी थॉम देखता है कि उसका वॉलेट तो उसकी अपनी पॉकेट में रखा हुआ है। यानी वो लड़की एक बहुत ही प्रोफेशनल थीफ होती है। इसके बाद वो थॉम को एक दूसरी जगह ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात वॉल्टर से होती है। वॉल्टर थॉम से कहता है, हम दुनिया के सबसे मुश्किल लॉकर को खोलकर उसके अंदर रखा ट्रेजर चुराना चाहते हैं। उस लॉकर को मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है। वो कैसे काम करता है और उसे कैसे खोला जाता है, ये बैंक के लोगों के अलावा किसी को भी नहीं पता। इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। असल में थॉम एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंजीनियर होता है। इसी वजह से वॉल्टर को पूरा यकीन होता है कि थॉम उस लॉकर का सिस्टम समझकर उसे खोल सकता है। यही वजह थी कि उसने थॉम को यहां बुलाया था। शुरुआत में थॉम इस काम के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में वो सोचता है कि शायद यही वो अलग और एक्साइटिंग काम है जो वो हमेशा से करना चाहता था। इसके बाद वो घर जाकर बैंक ऑफ स्पेन के मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है, लेकिन हर जगह उसे बस यही पता चलता है कि उस लॉकर को खोलना किसी भी चोर के लिए लगभग नामुमकिन है। यही बात थॉम को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देती है और वो वॉल्टर की टीम में शामिल होने का फैसला कर लेता है। जब थॉम एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसका असली नाम लॉरेन होता है। इसके बाद दोनों स्पेन पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि फुटबॉल मैच चल रहा है और स्पेन की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। इसके बाद दोनों एक रूम में जाते हैं, जहां वॉल्टर थॉम की मुलाकात अपनी पूरी टीम से करवाता है। सबसे पहले वो क्लाउस से मिलवाता है, जो टीम का कंप्यूटर हैकर होता है। फिर वो जेम्स से मिलवाता है,
जो हर तरह का काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके बाद वो साइमन से मिलवाता है, जिसके पास किसी भी मुश्किल चीज का इंतजाम करने का गजब का टैलेंट होता है। अब इस पूरी टीम में थॉम का काम मास्टरमाइंड बनकर पूरा प्लान तैयार करना और हाइस्ट को कामयाब बनाने में सबकी मदद करना होता है। इसके बाद वॉल्टर की टीम थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि बैंक ऑफ स्पेन में काम करने वाले बैंक के हर एम्प्लॉई को अलग अलग पासवर्ड दिए गए होते हैं। अगर किसी एक एम्प्लॉई का पासवर्ड मिल जाए तो बैंक के कुछ सीसीटीवी कैमरास को हैक किया जा सकता है। तब थॉम सबको एक आइडिया देता है। वो कहता है, अगर आज कोई एम्प्लॉई छुट्टी पर है तो उसे बैंक की तरफ से कॉल करो और कहो कि बैंक की तरफ से एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, लेकिन उसे सुनने से पहले अपना पासवर्ड डालना होगा। वॉल्टर की टीम थॉम के बताए हुए प्लान के हिसाब से छुट्टी पर मौजूद एक एम्प्लॉई को कॉल करती है। वो एम्प्लॉई भी उस इंपॉर्टेंट मैसेज को सुनने के लिए अपना पासवर्ड डाल देता है। पासवर्ड मिलते ही टीम को बैंक के कुछ सीसीटीवी कैमरास का एक्सेस मिल जाता है, लेकिन उन्हें सभी कैमरास का कंट्रोल नहीं मिलता। सिर्फ कुछ कैमरास ही हैक हो पाते हैं। इस तरह थॉम खुद को साबित कर देता है कि वो इस टीम का हिस्सा बनने के पूरी तरह लायक है। इसके बाद जेम्स और साइमन उन टनल्स को ढूंढने लगते हैं जहां से ट्रेन गुजरती है। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद वहीं से बैंक तक जाने वाला कोई सीक्रेट टनल मिल जाए। उधर वॉल्टर थॉम को एक पुरानी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि 15वीं सदी में फ्रांसिस ड्रेक नाम के एक आदमी ने स्पेन से एक खजाना चुराकर कहीं छिपा दिया था, लेकिन उसने वो खजाना कहां छिपाया ये आज तक किसी को नहीं पता। हाँ, उसने उस जगह के कुछ क्लूज जरूर छोड़े थे। उसने 3 कॉइन्स पर कुछ क्लूज छोड़ दिए थे। ये तीनों कॉइन्स एक खास बॉक्स के अंदर रखे हुए थे। असल में वॉल्टर उसी बॉक्स की बात कर रहा होता है जो मूवी की शुरुआत में शिप के साथ समुद्र में डूब गया था, और अब वही बॉक्स बैंक ऑफ स्पेन के मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर के अंदर रखा हुआ है। यहां एक और बात पता चलती है कि वॉल्टर के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, फिर भी वो ट्रेजर हंट करता है क्योंकि उसे खजाने ढूंढने का बहुत शौक होता है। इसके बाद पूरी टीम प्लानिंग शुरू करती है। बैंक के हर कोने में सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। अगर बैंक के अंदर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो उसे संभालने के लिए 500 सोल्जर्स हमेशा तैयार रहते हैं। इसी वजह से टीम सीधे बैंक के अंदर नहीं जा सकती। उन्हें बैंक से जुड़े किसी सीक्रेट टनल के रास्ते अंदर जाना होगा। टीम के पास बैंक की 2 ड्राइंग्स भी होती हैं। पहला ब्लूप्रिंट उस इंजीनियर ने बनाया था जो पहले बैंक में काम करता था और जिसने मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर का अंदर वाला डिजाइन देखा था। इसके अलावा टीम के पास एक स्टैच्यू का ब्लूप्रिंट भी होता है, लेकिन उसके बारे में उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं होता। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि लॉकर खोलने से पहले उन्हें यह समझना होगा कि वो आखिर काम कैसे करता है, लेकिन ये बात उन्हें अभी तक पता नहीं होती। इसके बाद साइमन बैंक की सिक्योरिटी टीम से कांटेक्ट करता है और कहता है कि उनकी कंपनी बैंक की क्लीनिंग करने आने वाली है। परमिशन मिलने के बाद वो उसी क्लीनिंग कंपनी जैसी एक फेक वैन भी तैयार कर लेता है। उधर पूरे स्पेन में खुशी का माहौल होता है क्योंकि स्पेन की फुटबॉल टीम क्वार्टर फाइनल जीत चुकी होती है। इसी बीच वॉल्टर की टीम के सामने एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। अब किसी को बैंक के अंदर जाकर एक डिवाइस की मदद से लॉकर को स्कैन करना होगा ताकि उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके। लेकिन जेम्स ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले सोल्जर रह चुका होता है। अगर वो बैंक के अंदर जाएगा तो फेस स्कैन से उसकी पहचान हो जाएगी और सिक्योरिटी को उस पर शक हो जाएगा। तब थॉम खुद कहता है कि वो बैंक के अंदर जाएगा। अगले दिन बैंक का सिक्योरिटी हेड गुस्टावो बैंक पहुंच जाता है। उसी समय साइमन और थॉम क्लीनिंग स्टाफ बनकर बैंक के अंदर एंट्री कर लेते हैं। वॉल्टर की बाकी टीम ये सब सीसीटीवी कैमरास के जरिए देख रही होती है। इसी दौरान लॉरेन भी अपना लुक बदलकर बैंक पहुंच जाती है। वो खुद को एक ऐसी ऑफिसर बताती है जो बैंक में रखी गई कीमती पेंटिंग्स की सिक्योरिटी चेक करने आई है। वहीं उसकी मुलाकात गुस्तावो से होती है। बातों बातों में लॉरेन गुस्तावो को कॉफी का कप देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे वापस ले लेती है। उसने ऐसा क्यों किया, इसका पता हमें आगे चलकर चलता है। इसके बाद साइमन बैंक के बेसमेंट में बने सर्वर रूम में पहुंचता है। वहां वो एक वायर के साथ एक छोटा सा डिवाइस अटैच कर देता है। जैसे ही वो डिवाइस कनेक्ट होता है, बैंक के सभी सीसीटीवी कैमरास का कंट्रोल क्लाउस के पास आ जाता है। उधर लॉरेन को एक रूम में भेजा जाता है। उसे उस रूम में भेजा जाता है ताकि वो वहां रखी एक पेंटिंग का सिक्योरिटी चेक कर सके।
लॉरेन पेंटिंग चेक करने का नाटक करने लगती है और क्लाउस उसकी पूरी रिकॉर्डिंग पहले ही सेव कर लेता है। इसके बाद लॉरेन वहीं रखे एक छोटे लॉकर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरास में गुस्तावो को ऐसा ही दिखाई देता है कि लॉरेन अभी भी पेंटिंग चेक कर रही है, क्योंकि क्लाउस लाइव फुटेज की जगह पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चला रहा होता है। उस छोटे लॉकर के अंदर लॉरेन उसे वहां से एक की मिल जाती है। लॉरेन उस की को स्कैन कर लेती है। उधर थॉम भी एक खाली रूम में पहुंच जाता है, क्योंकि उसी रूम के ठीक नीचे मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर होता है। वो वहां एक डिवाइस रख देता है ताकि नीचे वाले लॉकर को स्कैन किया जा सके। इधर लॉरेन की को स्कैन करने के बाद उसे वापस वहीं रख देती है। तभी बैंक का ओनर वहां आ जाता है और उससे बात करने लगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि लॉरेन उस की को पहले ही स्कैन कर चुकी है। उधर थॉम ने जो स्कैनर लगाया होता है, जिस रूम में थॉम ने स्कैनर लगाया होता है, उसी रूम में कुछ लोग मीटिंग करने आ जाते हैं, लेकिन थॉम नीचे छिपा होने की वजह से किसी की नजर में नहीं आता। इसके बाद लॉरेन को दूसरी पेंटिंग का सिक्योरिटी चेक करने के लिए भेजा जाता है। वहां भी उसे एक और की मिल जाती है जिसे वो स्कैन करने लगती है। उधर थॉम काफी देर तक स्कैनर चालू रखता है। इसी वजह से बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को शक हो जाता है। तभी अलार्म बजने लगता है। अलार्म बजते ही पूरे बैंक में अलर्ट हो जाता है, यहां तक कि मिलिट्री भी तैयार हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि लॉरेन दूसरी की वापस रख पाती, बैंक का ओनर वहां आ जाता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। इसी वजह से वो की लॉरेन के पास ही रह जाती है। तब थॉम लॉरेन से वो की ले लेता है और उसी रूम में जाकर उसे वापस उसकी जगह पर रख देता है। इसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड वहां चेकिंग के लिए आता है, लेकिन थॉम ऐसे एक्ट करता है जैसे वो सिर्फ क्लीनिंग का काम कर रहा हो। उधर गुस्तावो को समझ ही नहीं आता कि जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है तो सिक्योरिटी अलार्म क्यों बजा। आखिर में वो यही सोचता है कि शायद कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और वो उस बात को वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि थॉम ने लॉकर के ऊपर वाले रूम में जो डिवाइस रखा था, उसने पूरे मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर को स्कैन करके उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया होता है। ब्लूप्रिंट देखने के बाद थॉम पूरी टीम को समझाता है कि लॉकर के चारों तरफ बहुत मोटी कंक्रीट की दीवारें बनी हुई हैं। लॉकर के नीचे एक टनल है, जबकि उसके ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा वाटर टैंक बना हुआ है। वाटर टैंक को देखकर थॉम पूरा सिस्टम समझ जाता है। असल में मूवी की शुरुआत में जिस ब्लूप्रिंट का जिक्र हुआ था, उसमें लॉकर रूम के अंदर एक स्टैच्यू दिखाया गया था जिसके हाथ में बैलेंस स्केल था। इसका मतलब यह था कि अगर लॉकर रूम के अंदर जरा सा भी वेट कम या ज्यादा हुआ तो ऊपर वाले वाटर टैंक का सारा पानी लॉकर रूम में भर जाएगा और अंदर मौजूद चोर वहीं डूबकर मर जाएंगे। वहां से जिंदा बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होगा। यानी असली चैलेंज लॉकर को खोलना नहीं, बल्कि उसके अंदर जाने के बाद जिंदा बाहर निकलना है। उधर गुस्तावो और बैंक का ओनर अभी भी कंफ्यूज्ड होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी सिक्योरिटी अलार्म क्यों बजा था। इधर थॉम लॉकर से सुरक्षित बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढने में लगा रहता है। उसी दौरान जेम्स और साइमन काफी मेहनत के बाद लॉकर के नीचे बनी टनल तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक बड़ी मशीन दिखाई देती है जिस पर वेट मापने वाला मीटर लगा होता है। ये देखकर उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि थॉम का अंदाजा बिल्कुल सही था। अगर लॉकर रूम के अंदर जरा सा भी वेट कम या ज्यादा हुआ तो ऊपर वाले वाटर टैंक का सारा पानी तुरंत अंदर भर जाएगा। असल में टनल के ठीक ऊपर ही लॉकर रूम बना हुआ होता है, लेकिन तभी जेम्स और साइमन वॉल्टर को एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। अगर टनल से होल बनाकर लॉकर रूम तक पहुंचना है तो इसमें कम से कम 15 दिन लगेंगे। ये सुनते ही पूरी टीम निराश हो जाती है, क्योंकि इस समय पूरे स्पेन का ध्यान फुटबॉल मैच पर होता है। लेकिन 15 दिन बाद टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा और फिर सबका ध्यान दोबारा बैंक की सिक्योरिटी पर चला जाएगा। इसी दौरान वॉल्टर बाहर देखता है कि बैंक के सिक्योरिटी कैमरास सड़क पर फुटबॉल मैच देख रही भीड़ की तरफ घूमे हुए हैं। तभी पूरी टीम एक नया प्लान बनाती है कि टनल से जाने के बजाय बैंक की छत के रास्ते बैंक के अंदर घुसा जाएगा और यह काम फुटबॉल फाइनल वाले दिन किया जाएगा, क्योंकि उस दिन सिक्योरिटी का पूरा ध्यान मैच पर होगा। उधर गुस्तावो को क्लीनिंग कंपनी से पता चलता है कि पिछले 2 दिनों में उनकी कंपनी का एक भी वर्कर बैंक में क्लीनिंग करने नहीं आया था। तब उसे समझ में आ जाता है कि कोई फेक क्लीनिंग स्टाफ बनकर बैंक के अंदर आया था। इसके बाद गुस्तावो, साइमन और थॉम उनकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालकर
बैंक के ओनर को दिखाता है और कहता है कि कुछ चोर पहले ही बैंक में घुसने की कोशिश कर चुके हैं, इसलिए अब सिक्योरिटी को पहले से भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। उधर वॉल्टर की टीम को भी पता चल जाता है कि गुस्तावो अब समझ चुका है कि साइमन और थॉम असली क्लीनर्स नहीं थे। इसलिए वॉल्टर मार्गरेट को कॉल करके कहता है, हमारी टीम के 2 लोग पकड़े गए हैं और उन्हें इंग्लैंड पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अगर तुम पर यह बात बैंक ऑफ स्पेन वालों को बता दो, तभी हम अपने प्लान को आगे बढ़ा पाएंगे। मार्गरेट भी उसकी बात मान जाती है। उधर गुस्तावो पूरे बैंक की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक मैसेज मिलता है। उसमें लिखा होता है कि साइमन और थॉम दोनों चोर थे और उन्हें इंग्लैंड में ही पकड़ लिया गया है। यह खबर मिलते ही सबकी थोड़ी टेंशन कम हो जाती है। इधर लॉरेन थॉम को एक पब में लेकर जाती है और उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि मेरे पापा की मौत के बाद वॉल्टर ने ही उनके जैसी जिम्मेदारी निभाई और मेरी देखभाल की। इसी वजह से मैं आज भी उसके लिए काम करती हूं। उसी समय थॉम देखता है कि बारटेंडर एक ग्लास को फ्रीज कर रहा है। यह देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद वो वेट मेजरिंग मशीन पर पानी से भरा हुआ ग्लास रखता है तो मशीन उसका वेट दिखा देती है, लेकिन फिर वो उसी ग्लास पर नाइट्रोजन स्प्रे करके उसे फ्रीज कर देता है। जब वो उसी ग्लास को दोबारा मशीन पर रखता है तो मशीन उसका वेट डिटेक्ट नहीं कर पाती। तब थॉम समझ जाता है कि अगर टनल में लगी वेट डिटेक्ट करने वाली मशीन को भी इसी तरह फ्रीज कर दिया जाए तो वो आराम से लॉकर के अंदर जाकर वापस बाहर आ सकते हैं और मशीन उनका वेट डिटेक्ट भी नहीं करेगी। ये आइडिया पूरी टीम को पसंद आ जाता है। फिर टनल में जाकर उस मशीन को फ्रीज करने की जिम्मेदारी साइमन को दी जाती है। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। याद है, लॉरेन ने गुस्तावो को कॉफी कप दिया था और फिर थोड़ी देर बाद वापस ले लिया था। उसी कप पर पड़े गुस्तावो के फिंगरप्रिंट्स भी ये लोग ले लेते हैं। उधर वॉल्टर 3 पुराने कॉइन्स खरीद लेता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है इसका पता हमें आगे चलकर चलता है। इसके बाद लॉरेन बैंक से स्कैन करके लाई गई दोनों कीज की बिल्कुल वैसी ही डुप्लीकेट कीज भी बनवा लेती है। अब उनकी सारी तैयारी पूरी हो चुकी होती है। अगले ही दिन उन्हें बैंक के अंदर घुसना होता है, इसलिए पूरी टीम थोड़ा आराम करने लगती है। इसी दौरान हमें एक और बड़ी बात पता चलती है। स्पेन गवर्नमेंट ने जिस ट्रेजर को अपने कब्जे में लिया था, वॉल्टर को उस पूरे ट्रेजर से कोई मतलब नहीं होता। उसे सिर्फ वही खास बॉक्स चाहिए जिसके अंदर 3 कॉइन्स रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं कॉइन्स की मदद से उन्हें फ्रांसिस ड्रेक का छिपाया हुआ एक बहुत बड़ा ट्रेजर मिल सकता है। अगले दिन पूरा स्पेन फुटबॉल मैच देखने के लिए तैयार हो जाता है। उधर क्लाउस भी कंप्यूटर के सामने बैठकर पूरी तरह तैयार रहता है। वहीं टनल में साइमन भी उस मशीन को फ्रीज करने के लिए तैयार खड़ा होता है। दूसरी तरफ वॉल्टर दूर बैठकर पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहा होता है। इसी दौरान जेम्स, थॉम और लॉरेन रोप की मदद से बैंक की छत पर पहुंच जाते हैं। उधर गुस्तावो ने बैंक की सिक्योरिटी पहले से भी ज्यादा टाइट कर दी होती है, लेकिन फिर भी ये तीनों बैंक की छत पर लगे एक ग्लास पैनल को हटाकर धीरे धीरे बैंक के अंदर एंट्री कर लेते हैं। वहां से वो सीधे एक रूम तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद वहां बने एयर वेंटिलेशन डक्ट के अंदर से आगे बढ़ते हुए उन्हें लिफ्ट वाला एरिया मिल जाता है। फिर वहीं लगी रोप की मदद से नीचे उतरते हैं, जहां उन्हें एक बहुत बड़ा ब्रिज दिखाई देता है, लेकिन वो ब्रिज बीच से टूटा हुआ होता है। इसलिए लैडर लगाकर सबसे पहले थॉम और लॉरेन दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब जेम्स भी लैडर पर चढ़ने लगता है, लेकिन उसका वेट ज्यादा होने की वजह से लैडर जोर जोर से हिलने लगती है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी थॉम सही समय पर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद उन्हें वहां एक डोर दिखाई देता है। क्लाउस बड़ी मुश्किल से उसे हैक करके उसका पासवर्ड पता कर लेता है। जैसे ही क्लाउस पासवर्ड बताता है, ये लोग उसे एंटर कर देते हैं और डोर खुल जाता है। आखिरकार ये तीनों मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले से लिया हुआ गुस्तावो का फिंगरप्रिंट एक डिवाइस में यूज करते हैं। साथ ही पहले से बनाई गई डुप्लीकेट कीज भी लॉक में डालकर घुमा देते हैं। इतना करते ही लॉकर खुल जाता है। अंदर देखने पर सच में एक स्टैच्यू रखा होता है, जिसके हाथ में बैलेंस स्केल होती है, और वॉल्टर जिस ट्रेजर बॉक्स की तलाश कर रहा था वो भी वहीं रखा होता है। लेकिन अभी भी वो लोग लॉकर के अंदर नहीं जा सकते। इसलिए टनल में मौजूद साइमन उस बड़ी मशीन पर नाइट्रोजन स्प्रे करके उसे फ्रीज करना शुरू कर देता है। वो अपने पास रखा पूरा नाइट्रोजन यूज कर देता है, लेकिन फिर भी
मशीन पूरी तरह फ्रीज नहीं होती। ये देखकर सबको लगता है कि उनका पूरा प्लान फेल हो गया, लेकिन तभी धीरे धीरे पूरी मशीन फ्रीज होने लगती है। इसके बाद तीनों लॉकर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि मशीन अब पूरी तरह फ्रीज हो चुकी होती है, इसलिए मशीन उनका वेट डिटेक्ट नहीं कर पाती। अब तीनों उस खास बॉक्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं जिसके अंदर 3 कॉइन्स रखे हुए होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो मशीन धीरे धीरे अनफ्रीज भी होने लगती है। उधर गुस्टावो की टीम को बैंक के अंदर एक कबूतर दिखाई देता है। उसे देखकर उन्हें शक होता है कि ये अंदर आया कैसे। जब वो ऊपर जाकर देखते हैं तो उन्हें वही ग्लास पैनल खुला हुआ मिलता है जहां से जेम्स और उसकी टीम अंदर आई थी। तभी गुस्टावो समझ जाता है कि कोई बैंक के अंदर घुस चुका है। इधर वॉल्टर और उसकी टीम को भी पता चल जाता है कि गुस्टावो को उनकी एंट्री के बारे में पता चल चुका है और अब वो उन्हें ढूंढ रहा है। इसलिए वॉल्टर कहता है, अब बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है, तुम लोग सरेंडर कर दो। लेकिन तभी जेम्स अचानक गन निकालता है और वॉल्टर से कहता है, पहले कॉइन्स वाला बॉक्स ढूंढते हैं, मुझे वो बॉक्स दे दो। यानी जेम्स वॉल्टर और उसकी पूरी टीम को धोखा दे रहा होता है। उसी समय लॉकर का डोर अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि मशीन पूरी तरह अनफ्रीज हो चुकी होती है और उसने अंदर मौजूद लोगों का वेट डिटेक्ट कर लिया होता है। अब गुस्टावो की टीम को भी यह बात पता चल जाती है, इसलिए सारे मिलिट्री सोल्जर्स बैंक की सिक्योरिटी के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर लॉकर के अंदर तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। तभी जेम्स कॉइन्स वाला बॉक्स उठा लेता है और जिस रास्ते से पानी अंदर आ रहा होता है, जेम्स उसी रास्ते से तैरकर बाहर निकलने लगता है। लेकिन थॉम और लॉरेन इतनी तेजी से तैर नहीं पाते। तभी थॉम को एक बात समझ में आती है कि इस लॉकर में जब पानी पूरी तरह भर जाएगा तभी ऊपर से आने वाला पानी बंद होगा। इसलिए टनल में लगी वेट डिटेक्ट करने वाली मशीन को यह यकीन दिलाना होगा कि लॉकर का वेट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तभी टनल में मौजूद साइमन अपने पास रखे हुए सारे सिलेंडर्स उस मशीन के ऊपर रख देता है ताकि उसका वेट अचानक बढ़ जाए। इसी दौरान साइमन ने पहले जिस सर्वर रूम में जाकर सीसीटीवी हैक करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस लगाया था, गुस्तावो की टीम उस डिवाइस को निकाल देती है। उसी के साथ सभी सीसीटीवी कैमरास का कंट्रोल फिर से गुस्तावो के पास आ जाता है। जब वो लॉकर के अंदर लगे कैमरा को देखते हैं तो उसी समय थॉम उसे भी रिमूव कर देता है, लेकिन लॉकर के अंदर पानी लगातार भरता जा रहा होता है। उधर जेम्स किसी तरह लॉकर से बाहर निकल चुका होता है और टनल में मौजूद साइमन वेट मशीन के ऊपर सारे सिलेंडर्स रख देता है। इसी वजह से मशीन ओवरलोड हो जाती है और लॉकर में पानी आना बंद हो जाता है। इधर थॉम ने कैमरा हटा दिया होता है, इसलिए वॉल्टर और क्लाउस को भी यह पता नहीं चल पाता कि थॉम और लॉरेन अभी भी जिंदा हैं। उधर गुस्तावो अपनी टीम के साथ लॉकर रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, यानी थॉम और लॉरेन वहां से निकल चुके होते हैं। उसी समय वॉल्टर को अपने ईयरपीस में थॉम और लॉरेन की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि दोनों बहुत मुश्किल से बैंक से बाहर निकलकर भीड़ के बीच पहुंच चुके होते हैं। मिलिट्री भी उनका पीछा कर रही होती है, लेकिन तब तक दोनों फुटबॉल टीम की जर्सी पहन चुके होते हैं। इसी वजह से उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उसी समय स्पेन भी फुटबॉल फाइनल जीत जाता है और पूरा शहर जश्न मनाने में व्यस्त हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर थॉम और लॉरेन आराम से वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वॉल्टर मार्गरेट से मिलने पहुंचता है। यहीं हमें पता चलता है कि जेम्स ने कॉइन्स वाला बॉक्स किसी और के लिए नहीं बल्कि मार्गरेट को देने के लिए चुराया था। थोड़ी देर बात करने के बाद वॉल्टर वहां से चला जाता है। इसके बाद जेम्स और मार्गरेट जब उन तीनों कॉइन्स को चेक करवाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये ओरिजिनल नहीं बल्कि फेक कॉइन्स हैं। असल में वॉल्टर ने पहले जो 3 पुराने कॉइन्स खरीदे थे वो यही फेक कॉइन्स थे। जैसे ही लॉरेन को लॉकर के अंदर असली बॉक्स मिला, उसने तुरंत ओरिजिनल कॉइन्स निकालकर उनकी जगह फेक कॉइन्स रख दिए। यानी वॉल्टर को शुरू से ही पता था कि जेम्स मार्गरेट के लिए काम कर रहा है, इसलिए वॉल्टर ने पहले ही अपना बैकअप प्लान तैयार कर लिया था। अब वॉल्टर के पास तीनों ओरिजिनल कॉइन्स होते हैं। इन्हीं कॉइन्स पर फ्रांसिस ड्रेक ने अपने छिपाए हुए ट्रेजर की लोकेशन के क्लूज छोड़े थे। जब वॉल्टर और उसकी टीम उन क्लूज को डिकोड करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि फ्रांसिस ड्रेक ने अपना ट्रेजर बैंक ऑफ इंग्लैंड के नीचे छिपाया था। इसके बाद लॉरेन अपना भेष बदलकर बैंक ऑफ इंग्लैंड पहुंच जाती है, यानी अब उनका अगला टारगेट बैंक ऑफ इंग्लैंड होने वाला है। और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि इस मूवी में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड टू फ्लिक्सर मूवीज।